हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को यहाँ डिटेल में देखते हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम तो सुना ही होगा। इसी को हम यहाँ डिटेल में देखते हैं। शुरुआत करते हैं बहुत बेसिक लेवल से। आप इस डायग्राम में इस स्लाइड में देख रहे हो कि एक वाटर बॉडी है और इसमें वेव्स जनरेट हो रहे हैं। और ये वेव्स कैसे बनी? सिंपल सी बात है, इसमें किसी ने कोई पैबल थ्रो किया है या कोई वाइब्रेशन हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर वेव्स जनरेट हो रही हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक वाइब्रेटिंग प्लेट है जिसमें पानी है, और इसमें जब इसको एक चम्मच से स्ट्राइक करते हैं तो ये वाइब्रेट करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, और साउंड वेव्स को इस वाटर वेव्स के थ्रू समझा जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसा आपका थ्रोट प्रोड्यूस करता है। आपका जो गला है, यहाँ पर जो बोन्स हैं, ये जब वाइब्रेट करती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो सिमिलरली इसी एनालॉजी में अगर आप देखो, क्योंकि हमने देखा वाटर में वेव्स बन रही हैं वाइब्रेशन से, सॉलिड में वेव्स बन रही हैं और साउंड बन रही है। इसी तरह से सपोज़ अगर एक आयन, एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस या प्रोटॉन जो कि चार्ज्ड एंटिटीज़ हैं, अगर ये वाइब्रेट करें, ऑसिलेट करें तो क्या होगा? इसी तरह से स्टार, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़ और ब्लैक होल्स अगर वो वाइब्रेट करें, एक्सेलरेट करें, ऑसिलेट करें तो क्या होगा? तो क्या उनमें भी किसी तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस होगा या कुछ और? तो बेसिकली जब भी कोई चार्ज पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ख़ास बात यह है कि इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये बिना मीडियम के ही वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। और जब गैलेक्सीज़ या बड़े स्टार्स जब मूव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये जो एनालॉजी है ये एकदम सही है कि जब वाटर में वाइब्रेशन होता है तो वाटर वेव्स जनरेट होती हैं, सॉलिड में जब वाइब्रेशन होगा तो साउंड, और जब चार्ज पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। और जब गैलेक्सीज़ और बड़े स्टार्स, ब्लैक होल्स जब ऑसिलेट करेंगे तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स बनेंगी। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स जब एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, वो जब एक्सेलरेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो एक वेव बन रही है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है। इसमें दो कंपोनेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्लू कलर्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड रेड कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड एनर्जी। तो वेवलेंथ जो है आप ऑलरेडी अगर जानते हो तो अच्छा है। इसमें वेवलेंथ इज़ नथिंग बट ये जो दो क्रेस्ट दिख रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ होती है, और क्रेस्ट की हाइट जो है इस मीडियन लाइन से वो एम्पलीट्यूड होता है। अब ये जो वेवलेंथ है इसको हम इसकी फ्रीक्वेंसी से हम जोड़ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वेशन 1 में c इज इक्वल टू लैम्डा न्यू, वेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो जो कि कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मीन्स अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी। इसी तरह से इक्वेशन 2 में आप एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पर h अगेन एक कांस्टेंट है, तो h न्यू ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब यहाँ पर भी एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर वेवलेंथ कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। इसीलिए जो लोअर वेवलेंथ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे कि गामा, एक्सरे, उनकी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है, फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से वो आयनाइजिंग प्रॉपर्टी रखती हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आप समझ सकते हो कि जो वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटिंग जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी होती है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने देख ली, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये जितनी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अलग अलग वेवलेंथ का होता है,
तो इन सब को अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करें तो एक पूरा रेंज निकल के सामने आता है, और इसको हम चार्ट की फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ हैं, इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हमने अगर राइट से देखें तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पर इसमें अरेंज किया हुआ है। ये विकिपीडिया से मैंने लिया है ये जो डायग्राम है। यहाँ पर गामा रे सबसे कम इसका वेवलेंथ है, और इसका जो ऑर्डर है आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस की जो साइज़ होती है वो इसकी वेवलेंथ की साइज़ है। इसी तरह से एक्स रेज पे चले तो इसकी जो वेवलेंथ की साइज़ वो एक एटॉमिक साइज़ की होती है। अल्ट्रा वायलेट पे चले तो इसकी जो वेवलेंथ है वो मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ होता है उस रेंज की होती है। विजिबल लाइट या विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर उसकी देखें तो उसकी साइज़ जो है वो प्रोटोजोन्स का जो साइज़ है उस साइज़ की होती है। इसी तरह से इंफ्रारेड रेडिएशन का देखें तो जो निडल का जो पॉइंट है जिसको हम अपनी आइज़ से देख सकते हैं, इस साइज़ का इनका वेवलेंथ होता है। माइक्रोवेव का, रेडियो वेव्स का जो है लार्जर वेवलेंथ है, जो कि मीटर्स या किलोमीटर्स में हो सकता है। और इनमें से कुछ रेज़ ऐसी हैं जो हमारी अर्थ के एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, जैसे कि जितनी भी ये लोअर वेवलेंथ की रेडिएशन है, जैसे गामा, एक्सरे एंड सम ऑफ द यूवी रेज़, वो हमारे एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनसे कोलाइड करके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हम तक नहीं पहुंच पाती। और ये एक अच्छी बात है, अगर वो यहाँ पहुँचेंगी तो हमें बहुत डैमेज करेंगी। देन विजिबल रेज़ क्लियरली और इंफ्रारेड ईज़िली क्रॉस कर पाती हैं। जो सन रेज़ हैं उनमें इंफ्रारेड विजिबल सबसे ज़्यादा होता है, जो पार्ट सबसे ज़्यादा होता है, जिससे अर्थ हीट होता है और हमें विजिबिलिटी भी होती है, तो वो बहुत ज़रूरी पार्ट है। माइक्रोवेव जो है वो क्रॉस नहीं कर पाता है और रेडियो वेव्स क्रॉस कर पाता है। इसीलिए जो रेडियो वेव्स हैं वो कम्युनिकेशन सिग्नल्स में, जो टेलीविज़न और रेडियो सिग्नल्स हैं उनमें काम में ली जाती हैं। इनका एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में अपन देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हमारे लिए क्या यूज़ है। यहाँ पर आप देखो गामा रेज जो है हमारे मेडिसिन में, जैसे कैंसर किलिंग जो सेल्स, कैंसर्स को हम किल कर सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियर रेडिएशन जो होता है उसमें गामा रेज निकलती हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, कैंसर कॉजिंग है। एक्सरेज जो हैं उनको मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में काम में लेते हैं, आप जानते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में काम में लेते हैं, जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं। विजिबल लाइट आप ऑलरेडी जानते हैं कितना ज़रूरी है लाइफ के लिए इस अर्थ पर। इंफ्रारेड रेज जो हैं वो हीट ट्रांसमिट करने का काम करती हैं सन से या फायर से। और जो माइक्रोवेव्स हैं, माइक्रोवेव्स कुकिंग में काम आती हैं, राडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स में काम आती हैं। रेडियो वेव्स जो हैं वो रेडियो और टेलीविज़न के सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करने काम आते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो हमें हमारे लाइफ के हर पार्ट में है। हमें जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर डेथ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे हर तरफ होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में हो, या फिर किसी और फॉर्म में।